Hello everyone, my name is Pallavi and I hope you all are doing well. So हम लोग पढ़ रहे थे साइकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट और लास्ट क्लासेस में हमने देखा था रेलिवेंस टू नर्सिंग, मतलब साइकोलॉजी का यूजेस हम लोग नर्सिंग में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर रहे हैं। और आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो आप लोग मेथड्स से क्या समझते हैं? आपने पनीर की सब्ज़ी खाई है? ऑफ कोर्स सबने खाई है, मैंने भी खाई है। तो किसी को पनीर बटर मसाला अच्छा लगता है, किसी को पनीर चिली अच्छा लगता है, और क्या होता है पनीर दो प्याज़ा, तो किसी को पनीर दो प्याज़ा अच्छा लगता है। तो आखिर पनीर की सब्ज़ी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं आप लोग को बताने के लिए कि जैसे पनीर की सब्ज़ी बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं, वैसे ही साइकोलॉजी या बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो आज हम लोग उसी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने के 6 मेथड्स हैं। तो एक बार क्या करते हैं ना, हम लोग इन 6 मेथड्स का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे और इसका मेरिट और डिमेरिट के भी बारे में जानेंगे। सो पहला है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, मतलब होता है ना इसका सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, खुद के बारे में जानना। अगला है ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें कोई एक ऑब्जर्वर होता है और वो क्या करता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके इसके बिहेवियर की स्टडी करता है। थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा किया जाता है। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, मेनली जो हमारा क्लिनिकल या केस हिस्ट्री मेथड है वो हमारा साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट यूज़ करते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, उसके काउजेस जानने के लिए और उसे ट्रीट करने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। सर्वे मेथड, सर्वे मेथड में एक साथ बहुत सारे लोगों के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। अब जैसे कि अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पूछें कि किसको पनीर की सब्ज़ी पसंद है या किसको मशरूम की सब्ज़ी पसंद है, तो अब बहुत सारे लोग आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है, तो मुझे पता चलेगा ना कितने लोगों को पनीर की सब्ज़ी पसंद है या कितने लोगों को मशरूम की सब्ज़ी पसंद है। तो एक साथ मैंने बहुत सारे लोगों के बिहेवियर को जान लिया। तो ये हो गया सर्वे मेथड। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। इसमें जो होता है ना, बर्थ से लेके डेथ तक किसी भी पर्सन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि आखिर जेनेटिक के वजह से, हेरिडिटी की वजह से या इन्वायरमेंट की वजह से समय के साथ उसके बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ा, उसका बिहेवियर कैसा रहा, कहाँ से कहाँ तक, जन्म से लेके मृत्यु तक उसका बिहेवियर का स्टडी करते हैं। तो हमने इसका ओवरव्यू देख लिया है और अब हम डिटेल से एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। पहला है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें मैंने बताया था कि ये होता है ना आत्मनिरीक्षण करना, खुद के बिहेवियर के बारे में जानना। ये जो होता है ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड। ये उस टाइम से चला आ रहा है जब कोई टूल्स नहीं थे, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं था किसी के बिहेवियर को जानने का, उस समय से ये चला आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मतलब टू लुक विद इन, खुद के भीतर झांकना, खुद के बिहेवियर को जानना। ऑब्जर्वर आस्क सब्जेक्ट टू सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व हिज ओन बिहेवियर एंड रिपोर्ट द सेम। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर होता है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट में आ गया, मान लीजिए कोई सामने पर्सन हो गया, वो इससे सिस्टमेटिक तरीके से पूछता है उसके खुद के बिहेवियर के बारे में और उसको सेम बताने के लिए बोलता है। अब इसका एग्जाम्पल है कि एज अ नर्स हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स की देखभाल करेंगे, तो उस दौरान हम उसे पूछते रहते हैं अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप अच्छा महसूस कर रहे हो या नहीं। मान लीजिए कि उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को होश आया, तो हम उसे पूछेंगे ना कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। और इससे क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन के द्वारा हम उसका ट्रीटमेंट और बेटर तरीके से कर पाएंगे। सो इसीलिए भी हम लोग इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। ये फंडामेंटल मेथड है,
ये बेसिक मेथड है किसी के भी बिहेवियर को जानने का, क्योंकि इसमें किसी टूल्स का ज़रूरत नहीं पड़ रहा, किसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्टली हम लोग सामने वाले से पूछ लेते हैं। सबसे बेसिक मेथड है बिहेवियर की स्टडी करने का। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। जो भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम किसी बिहेवियर को, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो किस पे बेस्ड है? हमारा इंट्रोस्पेक्शन पे, आत्मनिरीक्षण पे। गिव्स डायरेक्ट, इमीडिएट, क्या हो रहा है? डायरेक्ट, इमीडिएट एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ये डायरेक्टली बता रहा है बिहेवियर के बारे में, इमीडिएट बता रहा है और एग्जैक्ट नॉलेज दे रहा है। अब वो कैसे? मान लीजिए हम किसी दोस्त से मिले, हमने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कैसे हो तुम, क्या हाल चाल है, तो उसने बताया, अच्छा महसूस कर रहा होगा तो बोलेगा हाँ सब सही है, अच्छे हैं। और अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा तो बोलेगा यार लाइफ में तो बहुत टेंशन चल रही है। तो डायरेक्टली हमने उसके बिहेवियर के बारे में जाना ना, इमिडिएटली उसने आंसर दिया और एग्जैक्ट नॉलेज हुआ उसके मेंटल प्रोसेसेस का। अगला क्या है? ये इनएक्सपेंसिव है। सामने वाले दोस्त से पूछ रहा है उसका हाल चाल, तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं उसके, तो ये इनएक्सपेंसिव है, इजी भी है। डज नॉट रिक्वायर एनी apparatus और लेबोरेटरी, और इसमें किसी apparatus या किसी लेबोरेटरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये हो गया इसका मेरिट्स। अब देखते हैं डीमेरिट्स। नॉट अप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन, एनिमल्स और मेंटली रिटार्डेड पीपल। किस पे? चिल्ड्रन, एनिमल्स एंड मेंटली रिटार्डेड पीपल। बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब बच्चे तो छोटे होते हैं, कैसे बताएंगे अपने हालत के बारे में? बच्चे तो बोल भी नहीं पाते हैं, उस पर अप्लाई नहीं होगा। एनिमल्स पे भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और मेंटली रिटार्डेड पीपल मतलब जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे, मतलब कि कोई इलनेस होगा दिमागी रूप से, तो वो भी अपने बारे में सही सही नहीं बताएंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग नहीं जान सकते हैं इस मेथड के थ्रू। अगला है प्योरली प्राइवेट अफेयर नॉट वेरीफाइड बाय अदर्स। ये एक प्राइवेट अफेयर है और किसी और के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। अब बचपन में क्या होता था, स्कूल नहीं जाने का मन करता था तो हम लोग बोलते थे ना, मम्मी बहुत पेट दर्द कर रहा है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। मम्मी भी बोलती थी हाँ बेटा आज मेरे बच्चे का तो पेट दर्द हो रहा है, आज तुम घर में आराम करो। अब मम्मी को क्या पता कि बेटा तो बहाना बना रहा है। तो ये क्या होता है, प्योरली जो है प्राइवेट अफेयर है। इसको सामने वाला वेरीफाई नहीं कर सकता कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नॉट हैव इंसाइट और लैंग्वेज टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। इंसाइट और लैंग्वेज, किसी को खुद इंसाइट मतलब खुद के अंदर वो नहीं झांक सकता, इस हालत में नहीं है। कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा बीमार है, वो बोलने की हालत में नहीं है या नहीं समझ में आता उसे कि अब उसे कैसा महसूस हो रहा है, तो वो बेचारा कैसे बताएगा। या फिर हो सकता है कि वो पेशेंट जो है उसका लैंग्वेज कुछ और है, या तो वो फ्रेंच बोलता है या रशियन बोलता है, तो और हाँ हमें नहीं आता उसका लैंग्वेज समझ। उस केस में भी हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन इंट्रोस्पेक्शन मेथड से नहीं जान पाएंगे उसके बिहेवियर के बारे में। तो ये हो गया उसके डिमेरिट्स। तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है ना कि एक ऑब्जर्वर होता है और वो किसी पर्सन के या किसी लिविंग थिंग्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो इसमें क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। ऑब्जेक्टिव मेथड कहने का मतलब ये है कि सामने वाला कोई इंसान अपने बिहेवियर के बारे में खुद नहीं बताता, कैसा फील कर रहा है, वो अपना कोई राय नहीं देता, अपने बारे में नहीं बताता। हम बस सिंपली उसको देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को, और उसे ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या होता है, नेचुरल कंडीशंस। ये ऑब्जर्वेशनल मेथड जो होता है ना, हम लोग नेचुरल कंडीशंस में करते हैं। नेचुरल कंडीशंस कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा साइंटिस्ट है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उसे लायंस की स्टडी करनी है कि लायंस कैसे रहते हैं, किस तरह से शिकार करते हैं। तो वो जो है उसका जब स्टडी करते हैं तो वो उसके नेचुरल कंडीशंस में करते हैं। उसके नेचुरल कंडीशंस में उसके बिहेवियर के एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मतलब समझते हैं। अब बताइए कि एक लायन को अगर एक केज में रख दिया जाए
तो क्या हम उसके इस तरह के बिहेवियर को स्टडी कर पाएंगे कि वो किस तरह से शिकार करता है, किस तरह से झुंड में रहता है? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए ये ऑब्जर्वेशनल मेथड को हम लोग नेचुरल कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं, नेचुरल कंडीशंस में करते हैं। अगला है परसीविंग द बिहेवियर एज इट इज़, मतलब सामने वाला का बिहेवियर जैसा है एज इट इज़, बस उसे ऑब्जर्व करना है, ना कि उसके बदलने की कोशिश करना है, ना कुछ इंटरफेयर करना है, बस वो जैसा है उसे वैसे ही ऑब्जर्व करना है। अगला देखिए, अगला में एग्जाम्पल, नर्स जो है ऑब्जर्व करती है अपने पेशेंट्स के बिहेवियर को, उसका टेम्परेचर देखती है, पल्स, बीपी, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखती है। फेशियल एक्सप्रेशंस को देखने से पता चल जाता है कि पेशेंट अगर पेन में है ना तो उसके चेहरे पर पता चल जाएगा उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, और उसका फीलिंग पता चल जाएगा। वो रेस्टलेसनेस, अगर उसे किसी तरह का बेचैनी लग रहा है तो वो भी उसे पता चल जाएगा देखने से, ऑब्जर्व करने से। तो ये सब जो होता है वो नर्स ऑब्जर्व करती है, जैसा है वैसे ही ऑब्जर्व की उसे, और ये ऑब्जर्व इसलिए कर रही है ताकि वो चेक कर सके कि अभी पेशेंट्स का क्लिनिकल कंडीशंस कैसा है। तो ये हम हॉस्पिटल में परफॉर्म करेंगे। इसके स्टेप्स क्या हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के? पहले किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट जो है, पेशेंट को नर्सेस ऑब्जर्व की, फिर जो भी उसका जो रिपोर्ट आया, जैसे कि TPR, BP, जो भी हम लोग वाइटल साइंस लेते हैं उसे वो नोट करेगी। उसके बाद उसे इंटरप्रेट और एनालिसिस करेगी, मतलब समझेगी उसे, मतलब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, क्या सिचुएशन है, उसे वो समझेगी, इंटरप्रेट करेगी। फिर उसका जनरलाइजेशन निकालेगी, मतलब कि ओवरऑल अब पेशेंट का कंडीशन कैसा है उसको जनरलाइज करेगी। तो ये हो गया इसका स्टेप्स। अगला है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो हमने जो भी स्टेप्स पढ़े तो उसके कुछ ना कुछ मेरिट्स पढ़े और डीमेरिट्स पढ़े, तो इसकी भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। तो पहला है इसके मेरिट्स में, ये इकोनॉमिकल है, नेचुरल है, फ्लेक्सिबल है। इकोनॉमिकल कहने का मतलब कि इसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं आता, ये चीप है, कॉस्ट आता है मगर ज़्यादा नहीं आता। ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि ये जो है ना बिल्कुल फिक्स्ड नहीं रहता, इसका वैल्यू जो है, मतलब इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा ऑब्जर्वेशन के दौरान वो चेंज भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पेशेंट्स के बिहेवियर को हमने ऑब्ज़र्व किया, तो मान लीजिए अभी वो बीमार था तो उसका टेम्परेचर, पल्स, ये सब नॉर्मल नहीं था। अगर बीमार होगा तो ये सब जो वैल्यूज़ है फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो रिकवर होगा ना तो वैल्यू जो होता है वो चेंज होगा, बेहतर होगा, बिहेवियर जो होता है चेंज होता है इसमें। तो ये हो गया फ्लेक्सिबल है। इसके बाद क्या है, एनालाइज्ड, मेज़र, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेट। जो भी हमने ऑब्ज़र्व किया, उसे नोट किया, उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, उसको मेज़र कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने जो भी उसके वाइटल साइंस लिए तो उसे हम मेज़र कर पा रहे हैं, उसे क्लासीफाई करेंगे और उसे इंटरप्रेट करेंगे। अगला है वेरीफाइड एंड रिलाइड। जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि ये सच में यही है या नहीं है, सच है रिज़ल्ट, मतलब कि सही है या नहीं है, जांच कर सकते हैं। और रिलाइड, सही है या नहीं है इसका भी पता कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कैन ऑब्जर्व डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब इससे हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड से किसी बच्चे का डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि बच्चा कैसे खेल रहा है, कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, तो इससे उसका डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं, ये हम ऑब्जर्वेशनल मेथड के थ्रू समझ सकते हैं। मे बी उसका डेवलपमेंट अगर सही से नहीं हो रहा है तो उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करके फिर उसको सही भी किया जा सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड से होता है। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं? इसके डिमेरिट्स हैं चांसेस ऑफ सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग। अब ये सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग क्या है? तो मान लीजिए कि जो ऑब्ज़र्वर है वो जिसके भी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहा है वो उस पर्सन को पसंद नहीं करता, वो तो अपने ही मन में वो एक भावना उसके लिए क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, और उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो बायस्ड हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा। वो पहले से ही उस पर्सन के बारे में गलत सोचता है, तो वो उसको अगर वो सही भी काम करेगा ना तो वो कुछ अपना थिंकिंग ले आएगा, उसके मिक्स्ड हो जाएगा उसका ऑब्जर्वेशन और वो करेक्ट नहीं हो पाएगा।
एक तरह से, तो वो बायस्ड हो जाएगा, सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होने का चांसेस है इसमें। टेक्स मोर टाइम एनर्जी मनी, किसी भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी पर्सन का या कुछ चीज़ों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी भी लगता है, बहुत मनी भी लगता है। अब जैसे कि हम एग्जांपल लिए थे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र का, तो वो फोटोग्राफर्स जो है वो जंगल में जाते हैं, बहुत टाइम तक वो जिनका भी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, लायन का, टाइगर का, जिसका भी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो बहुत समय व्यतीत करेंगे, देखेंगे, तब जाके उसका वो फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे। तो बहुत टाइम भी लग रहा है, बहुत एनर्जी भी लग रहा है, मनी भी लग रहा है। अब देखते हैं ना नेशनल ज्योग्राफिक में कि कितना वो जो भी वहाँ पे फोटोग्राफ़र होते हैं वो फ़ोटोज़ दिखाते हैं और शूट करते हैं जिस तरह से उनके नेचुरल कंडीशंस को, तो कितना टाइम लगता है उसमें, कितना एनर्जी और कितना मनी भी लगता है। तो वो एक तरह से ऑब्जर्वेशन ही कर रहे हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस वाले इन्वायरमेंट में, उस अपने नेचुरल कंडीशंस में कैसे रह रहे हैं। ये हो गया। क्या होता है, लैक्स रिपीटेबिलिटी। अब एक घटना एक बार हो जाएगा तो वो रिपीट तो नहीं होगा, अगर उसके नेचुरल कंडीशंस में वो हो रहा है तो उसके रिपीट होने के चांसेस नहीं है, तो वो रिपीट नहीं होगा, जिस कारण से हम उससे दोबारा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और अगला क्या है, कांट इस्टेब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम इसमें काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं फाइंड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, कोई भी चीज़ होने का क्या कारण है और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल देखिए, बताते हैं। कोई पर्सन डिप्रेशन में गया, डिप्रेशन में गया तो डिप्रेशन में जाने का क्या कारण था, काउज क्या था, वो हो गया काउज। और अब जब डिप्रेशन में गया है, एनेक्सिटी है उसे, तो उसका उसके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कारण और इफ़ेक्ट। तो ये दोनों चीज़, ये दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है, यही हो गया इसका मतलब। और तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड्स को समझा, इसके मेरिट्स को जाना और डीमेरिट्स को भी जाना। ऑब्जर्वेशनल मेथड में सिंपली किसी के भी बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और बस एज इट इज़ देखना होता है। हम अपने मन से कुछ भी अपना थिंकिंग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बस जो जैसा है उसे वैसे ही देखना है और एनालिसिस करना है उसका, बस। अगला है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी नाम से पता चल रहा है कि हम लोग बिहेवियर का स्टडी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ही होता है और ये ऑब्जेक्टिव मेथड भी होता है। मतलब कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि ये सच है, साइंटिफिक मेथड है। और जो भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू परफॉर्म होता है तो बिल्कुल वो रिज़ल्ट जो आएगा आपका वो सही ही आएगा। तो अगला इसमें क्या है, देखिए ये जो है ना, ये क्या है, ये इसके स्टेप्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्टेप्स हैं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टेटिंग द प्रॉब्लम। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो किस टॉपिक पे हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया है ये तो पहले करेंगे ना। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें हम लेते हैं स्टेटिंग द प्रॉब्लम में हम लोग को स्टडी करना है यहाँ पे कि स्मोकिंग करने से फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा जो है टॉपिक है कि हमें स्टडी करना है कि स्मोकिंग करने से फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करने से पहले ऐसा कुछ हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि स्मोकिंग करने से ये इफ़ेक्ट पड़ता है फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे। फिज़िकली क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, फिज़िकली ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि कैंसर हो सकता है, उसके साथ साथ कई और बीमारियां होती हैं। अब तो स्मोकिंग जो डब्बा होता है ना सिगरेट वाला, उस पर भी लिखा होता है स्मोकिंग काउजेज कैंसर। तो फिज़िकल इफ़ेक्ट ये हो गया। मेंटल क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जो भी पर्सन स्मोकिंग करते हैं ना वो ज़्यादातर एनेक्सिटी, टेंशन में रहेंगे, वो हमेशा परेशान रहेंगे।
तो थोड़े टाइम के लिए वो रिलीफ देता है, वो टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन वो लोग ज़्यादातर टेंशन में रहेंगे, तो ये फिजिकल और मेंटल इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो ये हमने पहले से ही सोच के रखा है ऐसा कि अच्छा ये इफ़ेक्ट पड़ेगा फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। लेकिन इसी चीज़ को तो हमें एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना है कि कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसको पता करने के लिए हम लोग एक क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट वो पर्सन्स होंगे जिस पे हम ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग बांटे हैं, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 है जो स्मोकिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो आ गए हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप में, जो स्मोकिंग करते हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है चल रहा है। और ग्रुप 2 में आ गया कंट्रोल ग्रुप, जो नॉन स्मोकिंग स्टूडेंट्स है, स्मोकिंग नहीं करते। तो अब इन्हीं दोनों स्टूडेंट्स पे परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट कि जो हमारा स्मोकिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा, और जो स्मोकिंग नहीं करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा। तो जब हम इन दोनों पे परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, कुछ टाइम के लिए देखेंगे कि कैसा है उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ, तो बाद में उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। मेजर्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को मेज़र करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो स्मोकिंग करना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसीलिए बोलेंगे क्योंकि स्मोकिंग करना ना करना वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी पर्सन चूज़ कर सकता है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हो गया हमारा हेल्थ, कि स्मोकिंग करने से क्या हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या स्मोकिंग नहीं करने से हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये हो जाता है ना हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो अब हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ, दोनों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेज़र करेंगे कि दोनों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा है, मेज़र करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ 2 ग्रुप्स। इन दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे कि स्मोकिंग करने वाले का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसा है, और नॉन स्मोकिंग करने वाले स्टूडेंट्स का फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा है। और अगर ये जो हमारा रिजल्ट है, अगर ये हाइपोथेसिस से मैच कर गया, मतलब कि हाइपोथेसिस हमने क्या सोचा था कि जो फिजिकल स्मोकिंग करने वाले होंगे उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होगा, और जो नॉन स्मोकर्स होंगे वो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली भी फिट होंगे। अगर मान लीजिए कि आपका हाइपोथेसिस और रिजल्ट दोनों मैच कर गया, मतलब ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूफ हो गया, ये जो है सक्सेसफुल रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। और अगर मान लीजिए कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था और जो रिज़ल्ट आया वो मैच नहीं किया, इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल रहा। तो ऐसे पता चलता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में कि किसी का बिहेवियर कैसा है, और उसे फाइंड आउट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं। तो अब हम लोग जो है ये तो समझ लिए, अब लेकिन इसके भी कुछ मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स में है ये साइंटिफिक मेथड है, और ये जो है इस्टेब्लिश काउज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, मतलब काउज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को भी बताता है। जैसे कि हम इससे पहले काउज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताए थे कि कोई घटना होने का कारण क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है किसी भी पर्सन पे। तो ये रिलेशनशिप ये इस्टेब्लिश कर पा रहा है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अगला है मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फेनोमेना। कोई भी जो घटना है, जिसके कोई भी टॉपिक लेके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ना, उस पर मैक्सिमम कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा था ऑब्जर्वेशनल मेथड, वो नेचुरल कंडीशंस में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उस फेनोमेना को कंट्रोल किया जा रहा है। रिपीटिशन इज़ पॉसिबल। अब ऑब्जर्वेशनल मेथड में था कि रिपीटिशन पॉसिबल नहीं था, जो घटना एक बार हो गया, जो ऑब्जर्व कर लिए वो हो गया। लेकिन यहाँ पे वापस से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा सकता है और रिपीटिशन पॉसिबल है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो क्या है, कांट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अब इतनी सारी घटनाएं होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, अब सबका एक्सपेरिमेंट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है सारे घटनाओं का जो भी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं।
और ये बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। और ये जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज का भी ज़रूरत है। ये हर कोई नहीं कर सकता है, जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, वही एक्सपेरिमेंटल मेथड को कर सकता है। अगला है कांट स्टडी इन नेचुरलिस्टिक कंडीशन। अभी बिल्कुल यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इसे जो है वो कंट्रोल फेनोमेना में किया जाता है। कोई भी जो घटना है उसको कंट्रोल करके किया जाता है, और ऑब्जर्वेशनल मेथड को जो है वहाँ पे नेचुरल कंडीशंस में किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये नेचुरल कंडीशंस में नहीं कर सकते हैं। अगला है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। तो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड में ये होता है कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्लिनिकल या केस हिस्ट्री मेथड, इसको क्लिनिक्स में परफॉर्म किया जाता है। या फिर देखिए कौन कौन ये वाला जो है ना आपका मेथड, ये कौन कौन यूज़ करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकाइट्रिस्ट करते हैं, साइकाइट्रिक सोशल वर्कर करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में करते हैं, मेंटल हाइजीन क्लिनिक में करते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि कोई भी पर्सन है, किसी भी तरह का फियर है, उसे एनेक्सिटी है, डिप्रेशन है, कोई भी मेंटल इलनेस है, उसके डाटा को कलेक्ट कर सके कि मान लीजिए कि वो जो हो रहा है उसके साथ, जो इलनेस है मेंटली, वो किस कारण से है, वो ये जानते हैं उसका हिस्ट्री कलेक्ट करके, और फिर उसका वो ट्रीटमेंट बताते हैं कि कैसे पॉसिबल वे में उसे ठीक किया जा सके। और देखिए क्या है इसमें, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, उसका केस हिस्ट्री देखते हैं। मान लीजिए कि उसका इलाज जो है मेंटल इलनेस का वो पहले कहीं और चल रहा था, तो कुछ मेडिकेशंस भी ले रहा होगा, तो उसके केस हिस्ट्री को पढ़ के उसके बारे में पता चल जाएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम रहा था। और इंटरव्यू लेते हैं, उससे सवाल जवाब पूछते हैं, कुछ होम विजिट करके भी ये काम किया जाता है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी परफॉर्म किया जाता है अगर ज़रूरत होता है तो। अब देखिए ये सब जो किया जाता है वो मेंटली इल पर्सन जो है, किसी भी कारण से कोई चिंता है, एनेक्सिटी है, डिप्रेशन या कोई भी मेंटली रिटार्टेड है, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। और ये जो सवाल जवाब है, अगर वो पर्सन खुद नहीं बता सकता है तो उसके पेरेंट्स से पूछते हैं, उसके टीचर से पूछते हैं, और डाटा को कलेक्ट करते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके कुछ मेरिट्स हैं, वो देख लेते हैं। हेल्प टू आइडेंटिफाई काउजेज एंड गिव सॉल्यूशन। अब केस हिस्ट्री हम लोग उसका कलेक्ट किए तो ये हमको उसका कारण पता चलता है उससे कि उसकी बीमारी का कारण क्या है, और फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि एक बार रीज़न जानेंगे कि क्यों इलनेस है उसे, तभी तो उसका सॉल्यूशन देंगे। तो उस चीज़ में ये हेल्प कर रहा है। ये एक प्रोडक्टिव सोर्स है किसका, आइडियाज़ का, बिल्कुल प्रोडक्टिव सोर्स है। अब केस हिस्ट्री जानने के बाद पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो ये सोर्स ऑफ आइडिया हुआ ना, और तभी तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका केस हिस्ट्री मेथड का मेरिट्स हो गया। अब इसका डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। तो इसका डीमेरिट्स है डिपेंड्स अपॉन मेमोरी विच मे बी इनएक्यूरेट। ये जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है ये पूरी तरह से मेमोरी पे डिपेंडेंट है। अगर वो मेमोरी पे डिपेंडेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो है इसका डिमेरिट हो गया। तो अगला हमारा है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जो है उसमें देखिए क्या हो रहा है, स्टडी ऑफ ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, हेल्थ केयर नीड्स ईटीसी। सर्वे मेथड में बिहेवियर का स्टडी ऐसे करते हैं कि बहुत सारे लोगों का इसमें बिहेवियर एक साथ स्टडी किया जाता है। वो कैसे, जैसे कि इसमें क्या है, ओपिनियंस मतलब लोगों की राय क्या है, मतलब बहुत सारे लोगों की राय एक बार में जानते हैं। एटीट्यूड्स, लोगों का कोई टॉपिक के प्रति कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या राय है उनकी। हेल्थ केयर नीड्स, लोगों को हेल्थ केयर नीड्स किसी भी जगह पर किस तरह की है, उनको क्या हेल्थ केयर में और बदलाव चाहिए, चेंजेस चाहिए। तो ऐसा वोटिंग लेते हैं, वोटिंग सिस्टम की तरह काम करता है कि बहुत सारा लोगों का राय एक बार में जाना जाता है। जैसे कि क्या है इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, क्वेश्चनरीज, क्वेश्चंस पूछ के जाना जाता है ये, और रेटिंग स्केल के थ्रू। जैसे कि आप कहीं पे विज़िट करते हैं तो वहाँ पे एक आप रेटिंग स्केल देखते हैं कि 5 स्टार आपको देना है उस जगह के लिए, या 4 स्टार या 3 स्टार। तो इस रेटिंग से पता चलता है कि वो जगह कैसा है और लोगों की राय उस जगह के बारे में कैसी है। तो एक साथ बहुत लोगों का ओपिनियन के बारे में पता चलता है। तो इस सर्वे मेथड में हम लोग एक साथ बहुत सारे लोगों की राय के बारे में जानते हैं।
इसमें क्या है मेरिट्स और डिमेरिट्स। इसके मेरिट्स ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड, एक समय मतलब एक बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और इसके डिमेरिट्स क्या है, कांट ऑब्जर्व बिहेवियर डायरेक्टली, अब एक साथ बहुत सारे लोगों के बिहेवियर को के बारे में जान रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि हम डायरेक्टली बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों के बिहेवियर को जानते हैं, तो ये इसका डिमेरिट हो गया। लास्ट वन है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। तो जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल मेथड बिहेवियर जानने का ये एक तरीका है। कैसे, स्टडी बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू डेथ, किसी भी पर्सन्स का बिहेवियर को जो है उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक स्टडी करते हैं। मतलब कि कैसे वो पर्सन का जो बिहेवियर है उसका हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का उसके बिहेवियर पे कैसा प्रभाव रहा, किस तरह से वो डेवलपमेंट उसका हुआ लाइफ के अलग अलग फेजेज़ में, और क्या क्या नई नई चीज़ें वो लर्न कर पाया इस टाइम लिमिट के अंदर, तो वो स्टडी करते हैं यहाँ पे। इसके स्टडी करने का दो तरीका है, पहला है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या कैसे स्टडी करते हैं कि जो है डिफरेंट एज के बच्चों पे ये स्टडी किया जाता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जो है बिहेवियर का स्टडी एक साथ करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या है कि एक ही बच्चे पे उसके लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में उसके बिहेवियर का स्टडी करते हैं। मतलब कि अगर बच्चा 4 साल का है तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा था, फिर 5 साल का हुआ तब कैसा था, 6 साल का हुआ तब कैसा था, मतलब कि एक ही बच्चे का अलग अलग स्टेजेस में बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। इसके भी कुछ मेरिट्स हैं एंड डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स है इसके कि ये यूज़फुल मेथड है, यूज़फुल मेथड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का उस बच्चे पे क्या असर पड़ा, उस पर्सन पे क्या असर पड़ा, तो उसका स्टडी हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि जो शिशु होता है बच्चा पूरी तरह से उसका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके जेनेटिक पे भी डिपेंड कर रहा है, और कैसे वो माहौल में रह रहा है, किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बेसिस पे किसी का बिहेवियर का स्टडी करने का। और इसके डिमेरिट क्या है, रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एनर्जी। अब इसे तो साफ पता चल रहा है कि अगर बर्थ से लेकर डेथ तक किसी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लग रहा होगा, तो इसीलिए ये इसका डिमेरिट हो गया। तो आज हमने जो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट कर ली, और आज के इस क्लास के साथ हमारा जो है साइकोलॉजी का यूनिट 1 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग अगला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।